गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है स्टेबिलिटी एनालिसिस। स्टेबिलिटी को समझने के लिए पहले हम ये देखेंगे जो बेसिक सी चीज थी कि सबसे पहले मैं किसी भी सिस्टम के अंदर क्या प्रोवाइड कराता हूं, इनपुट प्रोवाइड कराता हूं। ठीक है, ये मैंने इनपुट पर प्रोवाइड कराया, ये मेरा एक कोई भी सिस्टम है, ठीक है, जिसकी मुझे स्टेबिलिटी को चेक करना है और मुझे यहां से कुछ एक आउटपुट मिलता है। अब जो आउटपुट मिलता है इनपुट प्रोवाइड कराने के बाद, उस आउटपुट को ही मैं क्या बोलता हूं, रेस्पॉन्स बोलता हूं। क्या बोलता हूं? रेस्पॉन्स। अब बात ये होती है जो आपका रेस्पॉन्स है वो आने में, जैसे सपोज आपने इनपुट दिया, इनपुट देने के बाद रेस्पॉन्स आने में जितना समय लगता है उसको आप क्या बोलते हैं? टाइम रेस्पॉन्स बोलते हैं। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूं ताकि पता चले कि पीछे वाली चीजों में हमने क्या पढ़ा है। ठीक है, तो टाइम रेस्पॉन्स आपको समझ में आया। टाइम रेस्पॉन्स तीन चीजों से मिलकर के बना होता है। फर्स्ट वन इज नेचुरल रेस्पॉन्स। ठीक है, जो नेचुरल रेस्पॉन्स का मतलब ये होता है कि जो भी आपका सिस्टम है उसके पोल्स से ये जनरेट होता है। ठीक है, सिस्टम पोल से जो जनरेट होता है दैट इज कॉल्ड नेचुरल रेस्पॉन्स। सिमिलरली उसके बाद आता है स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स। स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स, ठीक है, रेस्पॉन्स मतलब वही आउटपुट। ये जो स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स है ये आपका आता है इनपुट पोल्स से। जो भी आपने इनपुट दिया, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था सिस्टम के अंदर जो भी आप इनपुट प्रोवाइड कराते हैं वो इनपुट आपके चार टाइप के होते हैं। कौन कौन से मैंने आपको बताए हुए थे? पहला था आपका इंपल्स इनपुट। ठीक है, सेकंड वन था आपका यूनिट वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा था क्योंकि सबकी वैल्यूज को एक लेकर के चल रहा था। आप करना चाहें तो करें, अदरवाइज वैल्यूज अगर उसकी अलग है तो यूनिट नहीं भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद था स्टेप रेस्पॉन्स, उसके बाद था रैंप रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स बोल रहा हूं सॉरी, इनपुट, इंपल्स इनपुट, स्टेप इनपुट, रैंप इनपुट एंड पैराबोलिक इनपुट। ठीक है, ये चार तरीके की चीजें थी जो मैं किसमें प्रोवाइड कराता हूं, यहां पर इनपुट के अंदर प्रोवाइड कराता हूं, जिससे मुझे आउटपुट मिलता है। चलते हैं वापस। टाइम रेस्पॉन्स था, नेचुरल रेस्पॉन्स, स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स, और एक चीज और। अब मैंने दो तरीके के रेस्पॉन्स तो ले लिए। नेचुरल रेस्पॉन्स जो आपका नेचुरली आ रहा है, स्टेडी स्टेट मतलब एकदम इंस्टेंटली आता है, इंपल्स के थ्रू आता है। स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स जो कांस्टेंट हो जाता है आपका सिस्टम आगे जाकर के, उसको बोलते हैं। थर्ड वन जो चीज इसके अंदर आती है दैट इज कॉल्ड एरर। भैया आपने इनपुट दिया, डिजायर आउटपुट आपको मिलना चाहिए, लेकिन जरूरी थोड़ी है हर बार आपको डिजायर आउटपुट मिलेगा। तो कभी कभी मुझे डिजायर आउटपुट नहीं भी मिलता है, तो उसके लिए मुझे क्या मिलता है, यहां पर एक एरर सिस्टम मिलता है। यहां पर मैं क्या करता हूं, उस एरर सिग्नल को फीडबैक के थ्रू यहां पर लगाता हूं। तो ये जो चीज है एरर, उसको मैं क्या करता हूं, हमेशा माइनस। तो यहां पर मैं करूंगा माइनस एरर। ठीक है, किसी भी सिस्टम के एरर को जब मैं माइनस कर देता हूं तो ये मेरा कहलाता है टाइम रेस्पॉन्स। मतलब पूरे सिस्टम को इनपुट से लेकर के आउटपुट तक जाने में जो भी समय लगता है उसको मैं टाइम रेस्पॉन्स यहां पर कैलकुलेट करता हूं। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी की। स्टेबिलिटी को समझने के लिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरा सिस्टम कैसे स्टेबल होता है और कैसे अनस्टेबल होता है। तो मैं यहां पर दो चीजें लिखता हूं, स्टेबल, कि स्टेबल सिस्टम किसे बोलते हैं, और अनस्टेबल सिस्टम किसे बोलते हैं। ठीक है, अनस्टेबल। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो स्टेबल सिस्टम का मतलब है जो भी रेस्पॉन्स आपके सिस्टम का आया है, जो भी रेस्पॉन्स आपके सिस्टम का आया है वो रेस्पॉन्स जीरो हो जाना चाहिए एट स्टेडी स्टेट। ठीक है, जब भी मैं स्टेडी स्टेट की बात करूंगा तो वो रेस्पॉन्स आपका क्या हो जाना चाहिए, जीरो। तो मैं यहां पर छोटी सी लैंग्वेज में लिख सकता हूं कि जीरो एट स्टेडी स्टेट। मतलब जब भी सिस्टम आपका आगे जाएगा और स्टेडी स्टेट पे एक लेवल पे आकर के पहुंचेगा, वहां पे आपका सिस्टम क्या हो जाना चाहिए, जीरो। सिमिलरली अगर मैं अनस्टेबल सिस्टम की बात करूं तो स्टेडी स्टेट पे ये हो जाता है इनफाइनाइट। ठीक है, तो आपका सिस्टम का रेस्पॉन्स अगर इनफाइनाइट हो जाएगा एट स्टेडी स्टेट, वो कहलाएगा सिस्टम अनस्टेबल। ठीक है, ये तो ही डेफिनेशन के अलावा मैं सिस्टम को स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी से कैसे पहचान सकता हूं, तो इसके लिए वापस मैं लिखता हूं यहां पर स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी एनालिसिस हम पढ़ रहे हैं। अब बात आती है कि जब भी मैं सिस्टम को बनाता हूं तो मैं किस प्लेन में बनाता हूं। जो प्लेन मेरा रहता है दैट इज सिग्मा जे ओमेगा प्लेन। कौन सा प्लेन रहता है, सिग्मा जे ओमेगा। सिग्मा यहां पर रियल वैल्यूज होती है, जे ओमेगा यहां पर इमेजिनरी वैल्यू होती है। ये आपका ओरिजिन है, दैट इज कॉल्ड 0,0 पॉइंट। ये आपका 0,0 पॉइंट होता है। अब सिस्टम की स्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी और मार्जिनली स्टेबिलिटी किस तरीके से डिफाइन होगी, वो होगी पोल्स के द्वारा। आपका कोई भी सिस्टम है, आप उसका जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसको जीरो करके, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसको जीरो करके जब उसके पोल्स को निकालेंगे, अब वो पोल्स की किस तरीके से वैल्यू है, वो पोल कहां लाए करता है, उसके अंदर उसके अकॉर्डिंग मैं बताता हूं कि सिस्टम मेरा स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो सबसे पहले स्टेबल सिस्टम की बात करते हैं। सिस्टम में भी स्टेबल सिस्टम, स्टेबल सिस्टम किस तरीके से होता है, वो रहता है जब भी आप
सिग्मा जे ओमेगा प्लेन बनाते हैं, ये आपका सिग्मा हो गया, ये आपका जे ओमेगा हो गया। अगर आपके सारे के सारे पोल लाई करते हैं लेफ्ट हाफ प्लेन के अंदर, लेफ्ट हाफ प्लेन कौन सा होता है इसको समझने के लिए ये जो आप एक्सिस पे खड़े हो जाइए, आप इस तरफ देखेंगे राइट हैंड, इस तरफ देखेंगे लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड प्लेन के अंदर अगर आपके पोल्स आ रहे हैं तो ये सिस्टम क्या कहलाएगा, आपका स्टेबल सिस्टम कहलाएगा। अब स्टेबल सिस्टम के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, एक एग्जांपल कुछ इस तरीके से हो सकता है कि ये आपका सिस्टम था, वही ये सिग्मा और जे ओमेगा एक्सिस रहेगा हमेशा, ये सिस्टम स्टार्ट हुआ और यहां पर जाकर के क्या हो गया, क्लोज हो गया, डैम्ड हो गया, मतलब बाउंड हो गया, ठीक है। सिमिलरली एक एग्जांपल कुछ इस तरीके से हो सकता है कि ये सिस्टम था आपका, इसमें क्या करूं मैं, मैक्सिमम चलूं, फिर धीरे 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 क्या कर दूं, इसको एकदम जीरो कर दूं, तो ये वाली जो वैल्यू है ये भी क्या हो गया, आपका बाउंडेड सिस्टम हो गया। थर्ड वन, बाउंड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, बाउंड करने के लिए आप यहां पर भी सिग्मा और जे ओमेगा एक्सिस में बना सकते हैं, और आप क्या करेंगे, पूरे के पूरे सिस्टम को जैसे यहां से चालू हुआ, या फिर इसको भी मैं रेड पेन से बना देता हूं, यहां से चालू हुआ और यहां पर जाकर के क्लोज हो गया, तो इस सिस्टम को मैं बोलता हूं बाउंडेड। क्या बोलता हूं, बाउंडेड। ये सारे के सारे सिस्टम जो एग्जांपल्स मैंने आपको यहां पर बना के दिए हैं, ये सब बाउंडेड सिस्टम है, या फिर मैं कह सकता हूं डैम्ड सिस्टम। ये सब क्या सिस्टम है, डैम्ड सिस्टम। तो एक छोटी सी डेफिनेशन यहां पर भी जनरेट होती है कि जब भी मैं किसी भी सिस्टम को सिग्मा जे ओमेगा प्लेन में यहां बनाता हूं, यहां पर सिग्मा और यहां पर जे ओमेगा प्लेन में बनाता हूं, तो अगर आपके पोल्स जो हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में लाए कर जाएं, लेफ्ट हैंड प्लेन में लाए कर जाएं या लेफ्ट हैंड साइड में लाए कर जाएं, वो सारे के सारे सिस्टम आपके स्टेबल सिस्टम हो जाते हैं, जिसमें सारे सिस्टम आपके बाउंडेड सिस्टम होते हैं, जो कहीं ना कहीं जाकर के क्या हो जाएंगे, बाउंड हो जाएंगे। सिमिलरली चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है, जब भी आप सिग्मा जे ओमेगा प्लेन की बात करें, ठीक है, ये आपका सिग्मा है और ये आपका जे ओमेगा है। अब मैं बात कर रहा हूं मार्जिनली स्टेबल की, मार्जिनली स्टेबल, इसको मैं क्रिटिकली स्टेबल सिस्टम भी बोलता हूं, तो ये भी बोल सकता हूं, और क्रिटिकल या क्रिटिकली स्टेबल सिस्टम भी बोल सकता हूं। क्रिटिकली स्टेबल सिस्टम का मतलब है जब भी सिस्टम के बारे में बात की जाएगी और उसके जब भी पोल्स निकाले जाएंगे, वो पोल्स कहां लाए कर जाएं, जे ओमेगा एक्सिस पे। सिमिलरली अगर मैं इधर बात करता हूं तो ये पोल या तो यहां लाए कर रहा होगा, या हो सकता है यहां लाए कर रहा होगा, या हो सकता है यहां लाए करेगा, या यहां लाए करेगा, कहीं भी लेफ्ट हाफ प्लेन में लाए करेगा अगर आपका पोल, तो सिस्टम आपका स्टेबल रहेगा। इसी तरीके से जब मार्जिनली की बात करेंगे तो आपका सिस्टम का पोल्स जो लाए करेंगे वो कहां लाए करेंगे, जे ओमेगा एक्सिस के ऊपर लाए करेंगे। अब बात आती है कि इसका डायग्राम किस तरीके से बनना चाहिए, तो इसके भी डायग्राम कुछ इस तरीके से बनते हैं। जब भी मैं सिग्मा जे ओमेगा प्लेन की बात करता हूं, ये सिग्मा और ये जे ओमेगा, हो सकता है वो आपका सिस्टम कुछ इस तरीके का हो, ठीक है, इस तरीके का। ये है आपका अनडैम्ड सिस्टम। ये मैंने आपको कल भी जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें आपको बताया था कि सिस्टम आपका अनबाउंडेड है, बढ़ता जा रहा है, अनडैम्ड सिस्टम है, चलता जा रहा है, ठीक है। ये भी आपका क्या होगा, मार्जिनली स्टेबल सिस्टम होगा। इसी के साथ अगर मैं और बनाना चाहूं तो मैं एक इस तरीके से बना सकता हूं कि ये स्ट्रेट लाइन आई, ठीक है, ये भी सिग्मा जे ओमेगा प्लेन ही है, हर कोई सिग्मा जे ओमेगा प्लेन पे चलेगा, और उसके ऊपर मैं इस तरीके से सिस्टम को लेकर के चल रहा हूं। सिमिलरली अगर मैं एक और बनाना चाहूं तो ऐसे बना सकता हूं, ये भी सिग्मा जे ओमेगा प्लेन है, ये सिर्फ ऊपर था, अब मैं क्या करता हूं, इसको मिड में ले लेता हूं, तो ये वाला पॉइंट मेरा इस तरीके से चलता रहेगा, तो ये भी चल रहा है आगे तक, इनफाइनाइट तक चलेगा, और ये भी मेरा इनफाइनाइट तक चलेगा। तो ये सिस्टम मेरे क्या हो जाते हैं, एकदम अनडैम्ड सिस्टम हो जाते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो भी सिस्टम रहेगा जिसके पोल्स आपके जे ओमेगा एक्सिस पे रहने वाले हैं, क्या कहलाएंगे, मार्जिनली स्टेबल या क्रिटिकली स्टेबल सिस्टम कहलाएंगे। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अनस्टेबल सिस्टम क्या होता है। अनस्टेबल सिस्टम को समझने के लिए स्टेबिलिटी का उल्टा, भाई स्टेबल जो सिस्टम थे उसका उल्टा, तो स्टेबल सिस्टम का उल्टा होता है कि आप जब सिग्मा जे ओमेगा प्लेन में यहां बनाएंगे, ये सिग्मा प्लेन हो गया और ये आपका जे ओमेगा प्लेन हो गया, तो जितने भी पोल्स हैं वो कहां लाए कर जाएं, राइट हैंड प्लेन के ऊपर। अगर राइट हैंड प्लेन के ऊपर अगर कोई भी पोल लाए कर रहा है, यहां आ जाए, यहां आ जाए, यहां आ जाए, ठीक है, यहां आ जाए, कहीं भी आ जाए, वो सारे सिस्टम क्या हो जाएंगे, अनस्टेबल सिस्टम हो जाएंगे। इनके कुछ डायग्राम इस तरीके से रहते हैं, ये सिस्टम हमेशा आपके अनबाउंडेड सिस्टम होते हैं। अनबाउंडेड सिस्टम बनाने के लिए मुझे कुछ इस तरीके के डायग्राम बनाने पड़ते हैं, पहले छोटा था फिर धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है, और इसी तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा। अनबाउंडेड है, इसको आप बाउंड नहीं कर सकते हो, और ये अनस्टेबल सिस्टम कहलाएगा। सिमिलरली अगर मैं और डायग्राम की बात करूं तो कुछ इस तरीके का सिस्टम भी मेरा अनबाउंडेड सिस्टम हो जाएगा, जो यहां से निकल के इस तरीके से बढ़ता जाता है आगे, ठीक है, बाउंड नहीं हो रहा है ना, क्लोज नहीं हो रहा है कहीं पर भी जाकर के, ठीक है। और एक सिस्टम और आप यहां पर देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का सिस्टम भी आपकी अनस्टेबल सिस्टम में ही कैलकुलेट होता है कि ये 0 से स्टार्ट हुआ और
आगे बढ़ गया। तो ये तीनों डायग्राम्स आप देख रहे हैं, इसमें कहीं पे भी कोई भी चीज बाउंड नहीं हो रही है, इसलिए ये सिस्टम सारे अनस्टेबल सिस्टम कहलाएंगे। अब बात आती है कि सर आपने ये तो समझा दिया कि भाई डेफिनेशन भी समझा दी स्टेबल अनस्टेबल, आपने ये भी बता दिया कि डायग्राम्स कैसे बनते हैं, लेकिन हम कैसे निकालेंगे किसी भी सिस्टम की इक्वेशन को देख करके कि वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो उसके लिए आपको कोई भी सिस्टम चाहे ब्लॉक डायग्राम में दिया हो, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन से उसका ट्रांसफर फंक्शन निकाल लीजिए, सिग्नल फ्लो ग्राफ में दिया हो सिग्नल फ्लो ग्राफ से उसका ट्रांसफर फंक्शन निकाल लीजिए। किसी भी टेक्निक से जब आप ट्रांसफर फंक्शन निकाल देते हैं तो आपको क्या मिलते हैं, सिस्टम की पोल्स मिलते हैं। उस पोल्स को निकाल करके अब आप उसको स्टेबिलिटी को निकालना चाहते हैं, तो स्टेबिलिटी निकालने के लिए मैं एक जनरलाइज इक्वेशन यहां पर लिखता हूं, उसको समझेंगे क्या होता है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखने वाला हूं nth ऑर्डर की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, nth ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कोई भी सिस्टम की इक्वेशन जो मैंने किसी भी फॉर्म में सॉल्व करी है, चाहे वो सिग्नल फ्लो ग्राफ के थ्रू, चाहे ब्लॉक डायग्राम के थ्रू, किसी भी तरीके से मैंने यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यहाँ पर मैंने कैलकुलेट कर लिया, उसको जब मैं लिखता हूं तो ये s नॉट उसका कोफिशिएंट हो जाएगा और s की पावर n ये फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा, सेकेंड एलिमेंट an s की पावर n माइनस 1, सिमिलरली a2 s की पावर n माइनस 2 प्लस a3 s की पावर n माइनस 3। सिमिलरली इस तरीके से आगे चलते मैं चलता हूं a, अब मैं चलूंगा n-1 के ऊपर, तो ये हो जाएगा s की पावर, देखिए यहाँ 3 था n-3 आ रहा था, यहाँ 2 था n-2, 1 n-1, 0 n-0, n-1 है तो क्या हो जाएगा n-1, तो ये n-1 ये माइनस मुझे करना था, तो ये हो जाएगा आपका प्लस n से n हो जाएगा कैंसिल आउट। तो फाइनल जो यहाँ पर इक्वेशन आपकी बनने वाली है वो क्या बन जाएगी, s की पावर 1। ठीक है, क्या बन जाएगी, s की पावर 1, तो ये हो जाएगा an की पावर s की पावर 1। सिमिलरली जो लास्ट स्टेप आपका अब यहाँ पर आने वाला है वो लास्ट स्टेप क्या होगा, प्लस a की पावर n एंड s की पावर 0। s की पावर 0 को जनरली हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। ये है आपकी nth ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। nth ऑर्डर क्यों है, अभी मैं जनरली इक्वेशन की बात करूं, सपोज मैं आपको ऐसे लिख दूं as प्लस b इज इक्वल्स टू 0, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर 1 है, क्योंकि यहां पर s की पावर कितनी है, 1। सिमिलरली अगर मैं लिखूं as स्क्वायर प्लस bs प्लस c शुड बी इक्वल्स टू 0, ये एक तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन हुई। सिमिलरली अगर मैं लिखूं as क्यूब प्लस bs स्क्वायर प्लस सी एस प्लस डी इज इक्वल्स टू व्हाट, 0, तो ये आपकी हो गई थर्ड ऑर्डर इक्वेशन। इसी तरीके से मैं बढ़ता जाता हूं, अगर मैं फोर्थ ऑर्डर इक्वेशन की बात करूं तो ए एस की पावर 4 प्लस बी एस क्यूब प्लस सी एस स्क्वायर प्लस डी एस प्लस ई शुड बी इक्वल्स टू 0, दैट इज फिफ्थ ऑर्डर इक्वेशन। इसी तरीके से मैंने इसको देखते हुए मैंने क्या करा, यहां पर एक nth ऑर्डर इक्वेशन आपके सामने लिखी है। अब ये nth ऑर्डर इक्वेशन किसी भी सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाती है। इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को देख करके स्टेबिलिटी का पता लगाना है, तो सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा कि नेसेसरी कंडीशंस यहां पर क्या हैं। तो नेसेसरी कंडीशन की अगर बात की जाए तो यहां पर मैं लिख देता हूं, देयर आर सम नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन यहां पर दो होती हैं, ठीक है, किसी भी सिस्टम की nth ऑर्डर इक्वेशन में दो यहां पर नेसेसरी कंडीशन होती हैं। फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन होती है all the coefficient of nth order system should be positive। सारे सिस्टम, सारे जो कोफिशिएंट है वो सब क्या हो जाने चाहिए, पॉजिटिव हो जाने चाहिए। इसको समझने के लिए वापस आइए, nth ऑर्डर इक्वेशन ये थी मेरे पास, इसका कोफिशिएंट क्या है, a0, a1, a2, a3, a4, a5 ऐसे चलते चलते an-1 एंड an। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं इस कंडीशन को देखते हुए कि a1, a2, a3 अप टू an शुड बी ग्रेटर देन 0। ये सारे के सारे कोफिशिएंट किसी भी nth ऑर्डर सिस्टम के क्या हो जाने चाहिए, ग्रेटर देन 0, क्योंकि पॉजिटिव होने चाहिए। यहां मैंने लिखा शुड बी पॉजिटिव, ठीक है। तो ये सारे सिस्टम आपके क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, यहाँ पे माइनस नहीं होना चाहिए। अगर आपका कोई भी सिस्टम इस तरीके से लिखा हुआ है एस क्यूब माइनस एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, तो मैं यहाँ देखते ही बोल दूंगा ये सिस्टम मेरा स्टेबल सिस्टम तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं अभी क्लेम नहीं कर रहा कि अनस्टेबल है या मार्जिनली स्टेबल है, इसको क्लेम नहीं कर रहा, लेकिन स्टेबिलिटी को क्लेम कर रहा हूं। स्टेबल है या नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर जो ये कोफिशिएंट है
इसकी वैल्यू है -1, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे -1 1 और यहाँ पे भी 1 ही है, मतलब 4 से मल्टीप्लाई में तो 1 ही है ना। किसी भी चीज में s स्क्वायर लिखा हुआ है दैट मींस s स्क्वायर इंटू 1 है, तो कोफिशिएंट उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो गया -1 शो हुआ, तो यहाँ पर ये सिस्टम स्टेबल नहीं होगा। तो फर्स्ट कंडीशन आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। सेकेंड कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो सेकेंड कंडीशन को देखते हुए मैं ये बोल सकता हूं कि देयर शुड नॉट बी एनी मिसिंग टर्म। क्या होना चाहिए? कोई भी मिसिंग टर्म यहां पर नहीं होनी चाहिए। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं नो मिसिंग टर्म, कोई भी टर्म मिस नहीं होनी चाहिए। इसके एग्जाम्पल को समझने के लिए हम ऐसा देख सकते हैं कि सपोज मैंने लिखा s³ s स्क्वायर को गायब कर देता हूं, है ना। फिर मैंने लिख दिया 4s एंड 5 शुड बी इक्वल्स टू 0। तो आप इस इक्वेशन को देख करके ही बता सकते हैं कि ये सिस्टम आपका स्टेबल सिस्टम तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर आपका s स्क्वायर वाली टर्म क्या है? गायब है। ठीक है, तो नो मिसिंग टर्म शुड बी देयर, यहां पर कोई भी मिसिंग टर्म नहीं होनी चाहिए। अगर मिसिंग टर्म आ रही है तो ये सिस्टम आपका स्टेबल नहीं कहलाएगा। चलिए, ये दो जो नेसेसरी कंडीशंस हमने देखी, इसके ऊपर क्या कर लेते हैं, कुछ एक आध एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखने के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर थर्ड ऑर्डर इक्वेशन लेता हूं। एक मेरी थर्ड ऑर्डर इक्वेशन है, वो इक्वेशन है आपकी s³ प्लस s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 8 शुड बी इक्वल्स टू 0। सबसे पहले मैं यहां पर दो जो मेरी नेसेसरी कंडीशन है उसको चेक करता हूं। फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन थी कि सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव होने चाहिए। इसका कोफिशिएंट क्या है? 1, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 2 और ये तो खुद 8 है ही, इसके साथ मतलब प्लस ही है, तो ये भी 1 ही हुआ एक तरीके से। अगर मैं 1 इंटू 8 लिखता हूं तो ये सारे कोफिशिएंट मेरे क्या है? पॉजिटिव है। फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन इज सेटिस्फाइड। सेकेंड नेसेसरी कंडीशन शुड बी देयर शुड नो मिसिंग टर्म, s³ s² s⁻1 एंड यहां पर हो जाएगा s⁻0। ठीक है, तो s⁻0 का कोफिशिएंट की बात की जाए तो 8 ही कैलकुलेट करेंगे आप जैसे यहां पर। तो s⁻0 का कोफिशिएंट हो गया 8। यहां पर सारी की सारी चारों की चारों यहां पर टर्म्स आपके यहां पर अवेलेबल है। तो अब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि भाई ये इक्वेशन को देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि ये सिस्टम मेरा क्या हो जाएगा, वापस लिख देता हूं यहां पर, ये सिस्टम मेरा क्या हो जाएगा? स्टेबल सिस्टम हो जाएगा। लेकिन ये सिस्टम स्टेबल नहीं है। उसके लिए मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरीके से ये और चेक करते हैं कि भाई दो नेसेसरी कंडीशन होने के बावजूद भी ये सिस्टम स्टेबल क्यों नहीं होगा। तो अभी छोटे रूप में इसको समझाता हूं। ठीक है, सपोज कीजिए इसका एक कोफिशिएंट है s इज इक्वल्स टू -2। तो s इज इक्वल्स टू -2 को आप इस इक्वेशन में पुट करके देखें, क्या ये सेटिस्फाई होती है? करके देखते हैं। अगर मैं -2 यहां पुट करूंगा तो ये आंसर क्या आएगा? -8 प्लस s² मतलब प्लस का 4। उसके बाद है 2 इंटू s⁻1 और -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये माइनस में 2 इंटू 2 मतलब 4 और ये है प्लस में 8। चेक करना है 0 होता है या नहीं, तो माइनस का 8 प्लस का 8 प्लस का 4 माइनस का 4 शुड बी इक्वल्स टू 0, मतलब ये सेटिस्फाई करता है। तो मतलब इस पूरी इक्वेशन का एक रूट तो हो गया आपका s इज इक्वल्स टू -2, जिसको मैं बोल सकता हूं s प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक रूट तो ये हो गया। बाकी के रूट निकालने के लिए क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। s प्लस 2 से इस इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन कैसे डिवाइड करते हैं? s³ प्लस s² प्लस 2s प्लस 8, इस तरीके से मैं इक्वेशन को डिवाइड करता हूं। डिवाइड करने के लिए आपको पता है कि फर्स्ट एलिमेंट इस पूरी टर्म में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करूं कि फर्स्ट एलिमेंट कट जाए, 0 हो जाए, तो मैं s² से मल्टीप्लाई कर देता हूं। यहां पर हो गया आपका s²। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे s² इंटू s क्या हो जाएगा? s³ s² प्लस 2 क्या हो जाएगा? 2s²। माइनस कर दीजिए, ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ, माइनस होने के बाद क्या होगा? ये तो कट जाएगा और ये हो गया -2s² प्लस s², तो ये हो जाएगा माइनस में s²। ऊपर वाली टर्म्स उतार लीजिए, 2s प्लस 8। अब क्या करूं? इसको सेम बनाने के लिए -s से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा -s, ये हो जाएगा -s², ये -s से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 2s। आ जाओ सॉल्व करते हैं। अब ये टर्म आपकी क्या हो जाएगी? यहां पर आ जाएगा प्लस, यहां पर भी आ जाएगा प्लस, बाकी कोई दिक्कत नहीं, ये कैंसिल आउट। प्लस प्लस क्या हो जाएगा? 4s प्लस 8। अब ऐसा सॉल्व करने के लिए मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो मैं यहां लिख देता हूं +4 जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या दे देगा? 4s प्लस
8, और जब इसको माइनस करेंगे तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो मैं बोल सकता हूं कि एक रूट तो ये हो गया, एक रूट ही हो गया। तो फाइनली जब मैं इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को लिखना चाहता हूं, क्या लिखूंगा इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी मेरे पास एस क्यूब प्लस एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 8, ये थी 2s प्लस 8 शुड बी इक्वल्स टू 0। इसको मैं लिख सकता हूं s प्लस 2 मल्टीप्लाइड विद एस स्क्वायर माइनस एस प्लस 4, एस स्क्वायर माइनस एस प्लस 4 इज इक्वल्स टू व्हाट? 0। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी जिसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। अब यहां से मैं रूट निकालना चाहता हूं, तो एक तो हो जाएगा s प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स एक रूट हो गया आपका s इज इक्वल्स टू माइनस का 2। दूसरा रूट यहां से निकलेगा एस स्क्वायर माइनस एस प्लस 4 शुड बी इक्वल्स टू 0। यहां से अगर आप रूट निकालना चाहेंगे तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा दीजिए, माइनस बी माइनस 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 प्लस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी क्या है? माइनस का 1 है, उसका स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस 4ac, 4 4 है, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 4 है, तो 4 इंटू 4 हो जाएगा यहाँ पर 16 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ a भी 1 ही है, तो ये हो जाएगा डिवाइड बाय 2। तो यहां पर जो रूट निकलेंगे ये निकलेंगे 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 15 डिवाइडेड बाय 2। तो आप मुझे बताइए ये रियल रूट है या इमेजिनरी रूट है? इमेजिनरी रूट है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर माइनस आ रहा है। तो जब भी कोई सिस्टम में इमेजिनरी रूट होता है तो वो कहां बनेगा? इमेजिनरी पे बनेगा। ये हो गया सिग्मा और ये हो गया जे ओमेगा। तो इसके जो रूट्स आए, पहला रूट तो था -2 तो चलो मैंने मान लिया आपकी बात, यहां बना जाएगा -2, लेकिन ये रूट थोड़ी यहां बनेगा, ये रूट तो यहां बनेगा और यहां बनेगा जे ओमेगा एक्सिस पे। और कोई भी सिस्टम जब जे ओमेगा पे चला जाता है तो क्या उसको स्टेबल बोलेंगे? नहीं, उसको स्टेबल नहीं बोलेंगे। तो अब मैंने क्या देखा कि सर ने एक थर्ड ऑर्डर इक्वेशन दी थी जिसमें दोनों नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही थी कि पॉजिटिव कोफिशिएंट्स भी थे और मिसिंग टर्म भी नहीं थी, फिर भी एक सिस्टम ऐसा निकल करके आ गया जो कि स्टेबल नहीं हुआ। तो इसके लिए अब मुझे पढ़ना पड़ता है आगे कि भाई ऐसे और मुझे तरीके बताओ जो मैं ये देख सकूं कि सिस्टम स्टेबल है, अनस्टेबल है, मार्जिनली स्टेबल है। ठीक है, उसमें आगे बढ़ने से पहले मैं इसके 1-2-3 एग्जांपल और ले लेता हूं ताकि आपको फटाफट समझ में आ जाए कि ये सिस्टम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। कुछ एग्जांपल्स ये आपके सामने है, इसमें आपको देख करके ये बताना है कि ये सिस्टम स्टेबल है या नहीं है। तो सबसे पहले सिस्टम को देखते हैं, एस क्यूब एस स्क्वायर एस एंड एस की पावर 0, मतलब 3 2 1 0, कोफिशिएंट तो सारे प्रेजेंट है। सेकंड कंडीशन पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहां पर क्या हुआ कि आपका जो फर्स्ट कंडीशन सॉरी फर्स्ट कंडीशन आपकी पॉजिटिव नेगेटिव वाली थी, सेकंड कंडीशन आपकी मिसिंग टर्म वाली थी। तो पहले मैंने सेकंड चेक कर ली, मिसिंग टर्म नहीं है, लेकिन जो आपका s का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ s क्या है? वो नेगेटिव है, कोफिशिएंट ऑफ s इज नेगेटिव। तो ये आपका सिस्टम स्टेबल सिस्टम नहीं होगा। सेकंड पे देखते हैं, ये है आपका, देखिए पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव है, फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड, 4 3 2 1 गायब है, मिसिंग टर्म है यहां पर। तो जब भी यहां पर मिसिंग टर्म होगी तो ये सिस्टम आपका स्टेबल सिस्टम नहीं कहलाएगा, तो ये सिस्टम भी आपका स्टेबल सिस्टम नहीं हुआ। थर्ड देखते हैं, पॉजिटिव 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 नेगेटिव, तो यहां पर तो ये वैसे ही नेगेटिव आ गया। सेकंड कंडीशन भी देख लीजिए, 5 4 3 2 नहीं है, तो यहां पर दोनों ही नेसेसरी कंडीशन क्या हो रही है? सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो ये सिस्टम भी आपका स्टेबल सिस्टम नहीं होगा। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, लाइक दिस कि फर्स्ट एग्जांपल है आपका एस स्क्वायर प्लस 4, अगर इसके मैं रूट निकालना चाहूं तो रूट क्या हो जाएंगे? एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस में 4, दैट मीन्स एस स्क्वायर या एस इज इक्वल्स टू -4 का अंडर रूट, तो एस इज इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस माइनस J2। किस पे लाया कर रहा है? जे ओमेगा एक्सिस पे। तो अगर मैं ऐसे सिग्मा और जे ओमेगा बना दूं तो ये कहां लाई कर गया? जे ओमेगा एक्सिस पे लाई कर गया। और जब भी जे ओमेगा एक्सिस पे कुछ लाई करता है तो ये सिस्टम स्टेबल तो नहीं होता, क्या होता है? मार्जिनली स्टेबल। तो ये सिस्टम आपका क्या हुआ? स्टेबल नहीं हुआ, बजाय इसके मार्जिनली स्टेबल हुआ। इसको देखिए, यहां कोफिशिएंट जो एस के पावर हैं उसको देखिए, टर्म्स कौन कौन सी है? एस 4 है, फिर एस स्क्वायर है, फिर एस की पावर 0 है। तो मतलब यहां पर आपके सिर्फ और सिर्फ इवन टर्म्स है, 4 2 0, ऑड टर्म्स नहीं है। ऑड मतलब 1 3 5 ये सब नहीं है। तो इस सिस्टम को मैं बोल सकता हूं ईदर मार्जिनली स्टेबल और अनस्टेबल। स्टेबल तो नहीं है ना ये। अब आगे देखेंगे कैसे पता चलता है मार्जिनली स्टेबल है या अनस्टेबल है, वो तो आगे देखेंगे। बाकी अभी मुझे इतना पता चला कि ये सिस्टम स्टेबल सिस्टम तो नहीं हुआ। सिमिलरली यहां देखिए 5 3 और एस की पावर 1,
तो यहां पर सिर्फ ऑड टर्म्स हैं, इवन टर्म्स नहीं है, तो ये भी हुआ आपका ईदर मार्जिनली स्टेबल और अनस्टेबल सिस्टम। यहां आइए 6, ये गलती से मैं स्क्वायर लिख दिया है, ये है 4, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया 6, ये हो गया 4, ये हो गया 2 और ये हो गया s की पावर 0। 10 के साथ मल्टीप्लाई है ना, s की पावर 0, s की पावर 0 तो 1 होता है। तो यहां पर भी सिर्फ आपके इवन टर्म्स हैं, तो ये भी आपका सिस्टम कैसा हो गया, ईदर मार्जिनली स्टेबल सिस्टम और अनस्टेबल सिस्टम। तो यहां तक हमने ये देखा किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी चेक करनी है तो पहले उसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन अगर नहीं दे रखा तो निकाल लेंगे, दे रखा है तो वेल एंड गुड, दे रखा है तो उसकी जो नीचे की डिनोमिनेटर पार्ट है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसको 0 पुट कर दीजिए। 0 पुट करने के बाद रूट्स निकालिए और रूट्स देखिए कहां पर लाए कर रहे हैं। अगर राइट हैंड प्लेन में लाए कर रहे हैं अनस्टेबल है, जे ओमेगा एक्सेस पे लाए कर रहे हैं मार्जिनली स्टेबल है, लेफ्ट हैंड पे लाए कर रहे हैं तो बिल्कुल आपका स्टेबल सिस्टम कहलाएगा। चलते हैं आगे। अब देखते हैं कि इन दो जो मैंने नेसेसरी कंडीशन ली थी उसके बावजूद ये मेरा सिस्टम अनस्टेबल हुआ था, तो उसको कौन बताएगा, उसको बताएगा सफिशिएंट कंडीशन। क्या बताएगा, सफिशिएंट कंडीशन। अब सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है भाई, मैंने वो कंडीशन तो देख ली है, दो जो मेरी नेसेसरी कंडीशन थी कि पहला जो ये था कि आपके सारे के सारे पॉजिटिव होंगे जो भी टर्म्स हैं और कोई भी मिसिंग टर्म उसके अंदर नहीं होगी। अब सफिशिएंट कंडीशन क्या बोलती है, सफिशिएंट कंडीशन को समझने के लिए या फिर मैं बोल दूं कि इसका दूसरा नाम क्या होता है, दैट इज राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया। राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया समझने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, राउथ एरे टेबल बनानी पड़ती है। क्या बनानी पड़ती है, राउथ एरे टेबल बनानी पड़ती है। राउथ एरे टेबल बनाने से पहले मैं वापस चलता हूं कि जो मेरी nth ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी वो क्या थी, उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले क्या था, a की पावर 0 एंड s की पावर n, सबसे मैक्सिमम पावर सबसे पहले होती है, ठीक है। फिर इस तरीके से a की पावर आपकी 1 हो जाती है, बढ़ जाती है और s की पावर में 1 घट जाता है, s की पावर n-1 बनता जाता है। तो इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, राउथ हर्विट्ज एरे या टेबल बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहां लूंगा s की पावर n, देन s की पावर n-1, देन s की पावर n-2। सिमिलरली इस तरीके से चलते चलते लास्ट में आ जाएगा s की पावर 0। ये तो हो गई मेरी रोज, क्या हो गई, रोज। राउथ एरे टेबल या एरे बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा जितनी भी आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की जो भी मैक्सिमम पावर है उनकी सबके यहाँ पे आपको रोज बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब s की पावर n से क्या मल्टीप्लीकेशन था, सबसे पहले था a की पावर 0, ठीक है, वो यहां लिख दीजिए आप। और जो s की पावर n-1 के साथ था वो था आपका a1। इसी तरीके से अगर मैं आगे बढ़ूं, ये क्या था आपका, नेक्स्ट में यहां पर आ जाएगा a2, मतलब 0 ले लो फिर 2 ले लो, उसके बाद 3 को ड्रॉप करके 3 यहां लिखिए, फिर ले लीजिए a4, फिर ले लीजिए यहां पर a5, a6, a7 और इस तरीके से ये आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। यहां पर होता है मेरा b1, ऐसे ही नीचे बढ़ता जाता हूं c1 आ जाता है, ऐसे ही नीचे बढ़ता जाता हूं आपका क्या आ जाता है, a की पावर n आ जाता है। सिमिलरली यहां आ जाता है b2, यहां आ जाता है आपका b3 और इस तरीके से ये आगे बढ़ता है। यहां आ जाता है आपका c2, यहां आ जाता है आपका c3 और इस तरीके से ये आगे बढ़ता रहता है और यहां पर लास्ट में वैल्यूज आती रहती है 0। अब आप समझ रहे होगे पता नहीं सर ने तो क्या बना दिया, बहुत ईजी है, अभी समझा दूंगा। सबसे पहले मैंने आपको यह बताया था कि किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि वो सारे के सारे कोफिशिएंट्स क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ये कोफिशिएंट्स ही, ये a की पावर a0, a1, b1, c1 और इसी तरीके से ये आपका an, ये सब कोफिशिएंट्स हैं और ये सब क्या हैं, पॉजिटिव हैं। तो सबसे पहली बात, राउथ एरे टेबल या राउथ एरे जो आप ये डायग्राम बना रहे हैं या टेबल बना रहे हैं, इसका जो फर्स्ट कॉलम है ये आपकी रोज हो गई, ठीक है, ये कॉलम हो गया। फर्स्ट कॉलम हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, क्योंकि अगर नेगेटिव होगा तो मैं तो वहीं क्लेम कर दूंगा ना कि अनस्टेबल है। मैं तो वो चेक कर रहा हूं कि कोई ऐसा सिस्टम जो दोनों सफिशिएंट कंडीशन को नेसेसरी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो उसमें मुझे आगे चेक करना पड़ता है सफिशिएंट कंडीशन क्या है, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे टेबल को बना लिया यहां पर। अब बात आती है a0, a1, a2, इसको लिखे कैसे। तो लिखने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहां ले लेता हूं आपके सामने। सपोज मैं s की पावर 5 से लेता हूं, चलो ये है 5s की पावर 5 प्लस 4s की पावर 4 प्लस 3s की पावर 3 प्लस 2s की पावर 2
प्लस एस एंड प्लस 1 शुड बी इक्वल्स टू 0। इसको राउथ एरे टेबल बनानी है, तो सबसे मैक्सिमम पावर क्या है आपके पास 5, तो ये हो जाएगा एस की पावर 5, एस की पावर 4, एस की पावर 3, एस की पावर 2, एस की पावर 1 एंड एस की पावर 0। ये मेरी टेबल बनी। एस की पावर 5 में क्या कोफिशिएंट है 5, एक ड्रॉप कर दो, फिर 3, एक ड्रॉप, फिर 1, लिख दिया। सेकंड देखिए ये क्या है, वो यहां पे लिखिए, 4 ड्रॉप करो, 2 ड्रॉप करो, 1। अब आपको लग रहा होगा ये दो तो बहुत आसान थे लिखना, लेकिन अब बात आती है तीसरी वाली से कि तीसरी वाली वैल्यूज को कैसे लिखें, ये B1 को कैसे कैलकुलेट करें, B2 को कैसे कैलकुलेट करें, B3, C1, C2, C3, इन सबको कैलकुलेट कैसे करें। तो उसको देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि यहां जो B1 आया था ये क्या था B1, इसका फॉर्मूला क्या है। इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर वापस से वही टेबल बना देता हूं। ये था s की पावर n, ये था s की पावर n-1 और ये था s की पावर n-2। ये मेरी टेबल थी। यहां पर मैंने लिखा था a0, यहां पर था a1, यहां पर था a2, यहां पर था a3, ठीक है, इस तरीके से आ गया था, और ये था b1। इसको कैसे सॉल्व करें, ठीक है, यहां भी बता दूंगा, डिजिट्स में भी बता दूंगा, यहां पे भी समझना जरूरी है। जब भी मैं b1 को निकालता हूं, b1 का फॉर्मूला होता है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए आप, क्या आ जाएगा a1 डॉट a3, इससे इसका मल्टीप्लीकेशन हो गया, फिर आ जाएगा माइनस a0 a3, a0 a3, और अपॉन में आ जाएगा यही वाली चीज जो थी, ये क्या है आपकी a1। तो ये b1 जो है ना, ये बहुत कोई छोटा टर्म नहीं है, ये बहुत बड़ा टर्म है। तो इस b1 की जगह अगर मैं यहां कैलकुलेट करूं तो मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 3 12, माइनस 5 इंटू 2 10 डिवाइडेड बाय 4। ये वैल्यू क्या हो गई 2 डिवाइड बाय 4, दैट मीन्स 1 डिवाइड बाय 2। ये वैल्यू क्या हो गई 1 डिवाइड बाय 2, मतलब 0.5। तो बेसिकली ये b1 मुझे निकालना आया। सिमिलरली b2 की बात करें, अब b2 कैसे निकलेगा, तो b2 भी निकाल सकते हैं। b2 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहां पर ये b2 चाहिए आपको, ये वाला, ठीक है। करना क्या है, इस टर्म को अब अगली पे पहुंच जाइए, इस टर्म से अगली पे पहुंच जाइए, मतलब ये a1 था और यहां क्या था आपका a3 और सॉरी a4, और यहां क्या है a5। तो अगर आपको b2 निकालना है तो अब इस a1 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, ये क्या हो जाएगा a1 a4 माइनस a0 को a5 से, a0 डिवाइड बाय a5, और अपॉन में a1 ही आएगा, अपॉन में a1 ही आएगा। ये तरीका हुआ। सिमिलरली अगर मैं यहां देखना चाहूं डिजिट्स में कैसे करेंगे, तो 4 इंटू 1 4 माइनस 5 इंटू 1 5 डिवाइडेड बाय 4, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 1/4, ये नेगेटिव में आ गया। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली बात आती है C1 को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी करेंगे, ऐसी बड़ी बात नहीं है। C1 को सॉल्व करने के लिए यहां जाइए, यहां लिख देता हूं C1, यहां लिख देता हूं B2। जो रूल ऊपर लगाया था ना, सेम रूल नीचे लगेगा, सेम का सेम रूल नीचे लगेगा। दैट मीन्स ये आ जाएगा B1 इंटू A3 माइनस A1 इंटू B2 डिवाइडेड बाय B1, डिवाइडेड बाय B1। तो इस तरीके से मैं इसको सॉल्व करता हूं। अब यही चीज आप यहां पर देख सकते हैं, ये B1 क्या होगा A1 माइनस A2, सॉरी A1 इंटू A2 माइनस A0 इंटू A3 अपॉन A1। B2 क्या होगा A1 इंटू A4 माइनस A0 इंटू A5 अपॉन A1। B3 क्या होगा A1 इंटू A6 माइनस A0 इंटू A7 डिवाइड बाय A0। ये B3 तक आ गए। C1 पे आइए, B1 इंटू A3 माइनस A1 इंटू B2 अपॉन B1। C2 कैलकुलेट करना है, B1 इंटू A5 माइनस A1 इंटू B3 अपॉन B1। इस तरीके से मैं क्या करता हूं, आगे बढ़ता हूं। ये है मेरी राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया या राउथ-हर्विट्ज टेबल। पहले आपको टेबल बनाना सीखना पड़ेगा और उसके बाद मैं इसमें कुछ कंडीशंस लगाऊंगा, सफिशिएंट कंडीशंस क्या होती हैं, उससे आपको पता चलेगा सिस्टम आपका स्टेबल है, अनस्टेबल है, मार्जिनली स्टेबल है, क्या है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें कि सफिशिएंट कंडीशन है क्या। सफिशिएंट कंडीशन जो थी, सफिशिएंट कंडीशन वो दो तरीके की होगी, जैसे आपकी नेसेसरी कंडीशन थी ऐसे ही सफिशिएंट कंडीशन होगी। फर्स्ट सफिशिएंट कंडीशन आपकी बोलती है जो राउथ-हेरे टेबल है या राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया है, उसकी जो टेबल है उसका जो फर्स्ट कॉलम है इसमें सारे कोफिशिएंट क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। तो इसको अगर मैं यहां लिखना चाहूं तो मैं ऐसे बोल सकता हूं
all the coefficient in first column of Routh-Hurwitz's array या टेबल should be पॉजिटिव। सारे के सारे क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। तो आपका सिस्टम क्या कहला जाएगा? स्टेबल सिस्टम। सो इट इज कॉल्ड एज स्टेबल सिस्टम। सेकेंड कंडीशन क्या है? सेकेंड कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ साइन चेंजेस is represent the roots lies the root lies in right half of plane। पहला तो मैंने आपको बता दिया, पहला तो कुछ भी नहीं था, जो भी राउथ हैरे टेबल है आपकी, जैसे ये 5 पॉजिटिव है, ये 4 पॉजिटिव है, ये 1/2 भी पॉजिटिव है। सपोज कीजिए कि C1 पॉजिटिव आ जाता, आएगा या नहीं वो नहीं पता। कैसे निकालेंगे? 1/2 इंटू 2 माइनस 4 इंटू, ये भी माइनस का था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, है ना, डिवाइडेड बाय 1/2 तो ये पॉजिटिव ही आएगा। तो इस तरीके से जितने भी यहाँ पर कोफिशिएंट आने वाले हैं वो सब क्या हो जाए? पॉजिटिव हो जाए। तो मैं बोलूंगा कि मेरी फर्स्ट कंडीशन जो है, सफिशिएंट कंडीशन, वो क्या हो गई? सेटिस्फाई हो गई। सेकेंड मेरी सफिशिएंट कंडीशन है कि नंबर ऑफ साइन चेंजेस इन फर्स्ट कॉलम, ठीक है, इन फर्स्ट कॉलम इज रिप्रेजेंट द रूट्स लाइज इन RHP, राइट हैंड ऑफ प्लेन। कैसे इसको देखेंगे? सपोज कीजिए आपने ये बनाया s की पावर n, s की पावर n-1, s की पावर n-2 अप टू सो ऑन n s की पावर 0। यहां पर जो वैल्यूज आई, सपोज कीजिए ये आई थी 10, ये आया था 2, ये आया आपका -5 फॉर एग्जाम्पल, ये आया 4, इस तरीके से बढ़ते बढ़ते आ गया आपका 2। अब साइन चेंजेस कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखेंगे। साइन चेंजेस कैलकुलेट करने के लिए ये 10 क्या है आपका? पॉजिटिव है। ये 2 क्या है आपका? पॉजिटिव है। ये 5 क्या है आपका? नेगेटिव। ये 4 क्या है आपका? पॉजिटिव। इस तरीके से बीच में जितने भी आई हैं सब पॉजिटिव चल रहे हैं फॉर एग्जांपल, और ये 2 भी आपका लास्ट में क्या है? पॉजिटिव है। नंबर ऑफ साइन चेंजेस चेक करने के लिए देखिए, प्लस से प्लस पे आओ कोई दिक्कत नहीं है, प्लस से माइनस पे आओ, 1 साइन चेंज, एक साइन चेंज हो चुका है। फिर आप क्या होगे? माइनस से प्लस पे आओगे, फिर एक और आ गया, 1 साइन चेंज, फिर प्लस से प्लस, प्लस से प्लस, प्लस से प्लस, प्लस से प्लस, तो यहां पर टोटल 2 साइन चेंजेस आ रहे हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि ये कितनी भी ऑर्डर की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी, सपोज ये यहां पर n की वैल्यू थी 7, ठीक है, 7th ऑर्डर ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी, इसमें टोटल कितने रूट होने चाहिए थे? 7 रूट होने चाहिए थे। तो 2 रूट मेरे कहां चले गए? आपके RHP में चले गए, राइट हैंड प्लेन में चले गए, बाकी के मुझे नहीं पता। तो 2 रूट आपके RHP में चले गए, और बाकी के कहीं भी पड़े हो, 5 कहीं भी आ रहे हो, तो 5 रूट आपके LHP में है, 2 रूट आपके RHP में यहां पर चले गए। तो ये आपको क्लेम करता है कि राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया को किस तरीके से आप सॉल्व करते हैं। इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए, सबसे पहला एग्जांपल मैं लेता हूं फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का। ये हो जाएगा as प्लस b इज इक्वल्स टू 0। ये है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। सब कुछ चेक करिए, अब जो भी मैं बता चुका हूं सब चेक कीजिए। पहली कंडीशंस आपकी 2 नेसेसरी कंडीशन थी कि पॉजिटिव होना चाहिए a और b। यहां पर सपोज कीजिए मैं बोल देता हूं कि a, b इज ग्रेटर देन 0, दोनों पॉजिटिव हैं, बोल दिया मैंने। तो ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। मिसिंग टर्म नहीं होनी चाहिए, s की पावर 1, s की पावर 0, कोई भी मिसिंग टर्म यहां पर नहीं है। ठीक है भाई, हो गई। सफिशिएंट पे आइए। सफिशिएंट बोल रहा था राउथ-हर्विट्ज टेबल बना लो, तो बना लेते हैं। ये s की पावर 1, ये s की पावर 0, s की पावर 1 के साथ क्या है? a, फिर एक ड्रॉप करना है, आगे तो कुछ है ही नहीं, और s की पावर 0 के साथ क्या है? b। ये आपकी राउथ-हर्विट्ज टेबल या राउथ-हर्विट्ज एरे बनेगा, जिसमें अब जो कंडीशन थी वो कंडीशन ये थी कि फर्स्ट कॉलम आपका पॉजिटिव होना चाहिए। तो मैंने बोल ही दिया a और b दोनों क्या है? पॉजिटिव है। तो मतलब कोई भी फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम अगर इस ऑर्डर में लिखा हुआ है as प्लस b में, जहां पर a और b ग्रेटर देन 0 हैं, तो ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या होगा? स्टेबल सिस्टम होगा। तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम इज ऑलवेज स्टेबल अगर इस तरीके से लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल 2s प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ऐसा ही तो है, a और b पॉजिटिव ही तो है। तो यहां से रूट भी निकाल सकते हो आप। तो रूट क्या हो जाएगा आपका? -1/2
2, पहले -1 उधर जाएगा फिर 2 डिवाइड हो जाएगा। इसको कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे, ये सिग्मा, ये j ओमेगा, ये रहा -1/2। कहाँ आया, LHP पे, राइट हैंड प्लेन पे। कुछ भी ले लो, कुछ भी, कोई भी एग्जांपल उठाओ। सपोज आपने लिखा 4s + 10 शुड बी इक्वल्स टू 0, तो क्या हो जाएगा, 4s इज इक्वल्स टू -10, देन s इज इक्वल्स टू -10 डिवाइड बाय 4, देन s इज इक्वल्स टू -5 डिवाइड बाय 2। कहाँ लाया करा, RHP में लाया करेगा। ये सिग्मा, ये j ओमेगा, ये रहा -5/2, -5 डिवाइड बाय 2। तो मतलब फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम इज ऑलवेज स्टेबल अगर इस तरीके से लिखा हुआ है और a और b दोनों क्या है, ग्रेटर देन 0 है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं सेकंड ऑर्डर सिस्टम का। सेकंड ऑर्डर सिस्टम, चलिए इसको देखते हैं। ये ले लेता हूं मैं as² प्लस bs प्लस c इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। फर्स्ट कंडीशन क्या है, सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं, सारे प्रेजेंट है, 2 1 0 प्रेजेंट है। थर्ड मतलब सफिशिएंट पे जाने के लिए राउथर-विर्ट्ज टेबल बनानी पड़ती है, बनाते हैं। तो ये हो जाएगी s², ये हो जाएगी s⁻1 और ये हो जाएगी s⁻0। s² में क्या है, a, एक ड्रॉप करना है, फिर क्या लिखना है, c। s1 में क्या है, b, आगे कुछ है नहीं है तो 0 से ही रिप्रेजेंट करो। यहां पर मैं आपको एक कंडीशन दे रहा हूं कि a, b, c इज ग्रेटर देन 0, ये तीनों ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, 0 से बड़े हैं, पॉजिटिव है। s0 क्या होता है, s0 मैंने आपको बताया था, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा s0 में मतलब यहां पर जो वैल्यू आएगी वो क्या होती है ना, ये हो जाएगा b इंटू सी माइनस a इंटू 0 अपॉन वॉट, b। तो ये तो कुछ है ही नहीं, ये बचेगा b इंटू सी अपॉन b, कैंसिल आउट होने के बाद बचेगा ओनली c। जब यहां 0 है तो नेक्स्ट में 0 आएगा ही आएगा। फर्स्ट कॉलम में क्या आया है, फर्स्ट कॉलम में क्या क्या वैल्यूज आई हैं, a आया है, b आया है और c आया है, और ये तीनों क्या है, ग्रेटर देन 0 है। क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया की फर्स्ट सफिशिएंट कंडीशन थी कि पहला कॉलम क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, पॉजिटिव है। सेकंड कंडीशन थी कि साइन चेंजेस अगर हुए तो वो कहलाएंगे कि वो कहां चले गए, आपके RHP के अंदर चले गए, इधर चले गए RHP इस तरफ, ठीक है। तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, कोई साइन चेंज नहीं है, सारे के सारे पॉजिटिव है। तो मैं बोल सकता हूं कि सेकंड ऑर्डर सिस्टम अगर इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो वो हमेशा 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 क्या होगा, स्टेबल सिस्टम होगा। कंडीशन सिर्फ एक है कि A, B और C तीनों की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, पॉजिटिव हो जानी चाहिए। तो यहां पर जो भी आपका सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, अगर उसके A, B, C तीनों पार्ट क्या है, पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, हमेशा स्टेबल सिस्टम कहलाएगा। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड ऑर्डर सिस्टम के ऊपर। नेक्स्ट एग्जांपल इज थर्ड ऑर्डर सिस्टम। थर्ड ऑर्डर सिस्टम में लेते हैं as³ प्लस bs² प्लस cs प्लस d शुड बी इक्वल्स टू 0। कंडीशन सेम है, a, b, c, d सब क्या होंगे, ग्रेटर देन 0 होंगे। पहली कंडीशन तो मैं यही लेकर के चलूंगा, मेरे को तो स्टेबल ही बनाना है, सिस्टम को चेक करना है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन चेक करो, नेसेसरी सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं, यस, सारे प्रेजेंट हैं, यस। नेसेसरी कंडीशन फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना है, राउथ-हर्विट्ज टेबल बनानी है। तो ये हो गया s³, ये हो गया s², ये हो गया s⁻1 और ये हो गया s⁻0। ये हो गया a, b ड्रॉप करो, आ गया c, b को यूज करो, c ड्रॉप करो, d बनाओ, यहां से आपको बनाने हैं। तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, bc माइनस ad डिवाइडेड बाय व्हाट, b, ठीक है। ये पहली कंडीशन हो गई। यहां पर क्या निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि ये इस वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता। अभी मैंने जो ये निकाला है, ये जो मैंने वैल्यू निकाली है, इसमें मैंने इसको मल्टीप्लाई करा है, ठीक है, माइनस इसको मल्टीप्लाई करा है और अपॉन ये करा है। अब b किससे मल्टीप्लाई होता है, इस एलिमेंट से। यहाँ एलिमेंट क्या है, कुछ है ही नहीं, 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, s0, ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, यहां लिख देता हूं, ये हो जाएगा bc माइनस ad डिवाइडेड बाय b मल्टीप्लाइड विद d। ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, माइनस में b इंटू 0, माइनस b इंटू 0 अपॉन में ये पूरी चीज वही bc माइनस ad डिवाइडेड बाय व्हाट, b। अब ये तो माइनस है, खत्म हो गया, इस पूरे से ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, ओनली d। तो यहां पर आ जाएगा d और यहां पर आ जाएगा 0। अब राउथ-हर्विट्ज टेबल क्या बोलती है कि फर्स्ट कॉलम जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। a पॉजिटिव है, बिल्कुल है, b पॉजिटिव है, बिल्कुल है, d पॉजिटिव है, बिल्कुल है। कैसे पता चला, यहां से पता चला, a, b, d सब पॉजिटिव है। यहां फंस गया, bc माइनस ad अपॉन b, ये आपका अगर 0 से बड़ा है तो सिस्टम आपका स्टेबल होगा, अदरवाइज अनस्टेबल होगा। तो इसको समझने के लिए मैं इसको यहां लिखता हूं, ये आया था bc माइनस ad अपॉन b, क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए।
अगर आप सिस्टम को स्टेबल बनाना चाहते हैं तो ये बी क्या हो जाएगा, जीरो में इंक्लूड हो जाएगा, तो बी सी माइनस ए डी इज ग्रेटर देन क्या हो गया, जीरो। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि बी सी शुड बी ग्रेटर देन व्हाट, ए डी, बी सी शुड बी ग्रेटर देन व्हाट, ए डी। फर्स्ट कंडीशन जो मुझे चेक करनी है किसी भी सिस्टम को स्टेबल और अनस्टेबल बोलने से पहले, वो सारी तो करनी ही करनी है। सफिशिएंट कंडीशन करनी है आपको नेसेसरी कंडीशन करनी है। उसके बाद आपको ये चेक करना है कि बी सी शुड ग्रेटर देन ए डी है या नहीं। अगर है तो आपका सिस्टम स्टेबल है, नहीं है तो नहीं है। अब ये एग्जांपल आपको समझ में आएगा जो मैंने आपको कुछ एक एग्जांपल कराया था ना कुछ स्लाइड्स पीछे, वो भी दिखा देता हूं आपको, जो मैंने बताया था कि ये कैसे नहीं हो रहा है पॉजिटिव। ये रहा वो एग्जांपल, ये मैंने आपको बताया था कि ये आपका ये वाली इक्वेशन थी, एस क्यूब माइनस एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। इसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी कि सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव थे, सारे कोफिशिएंट प्रेजेंट थे, फिर भी ये अनस्टेबल हो गया था। उसके लिए मुझे इतना बड़ा सॉल्व करने की अब नीड ही नहीं है, मुझे सिर्फ चेक करना है बी सी शुड ग्रेटर देन ए डी। बी सी, ये बी है और ये सी है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 शुड ग्रेटर देन ए डी। ए कितना है 1 और डी कितना है 8, क्या हुआ ये 8। तो बताइए क्या 2 8 से बड़ा है, नहीं है ना, नहीं है, 2 8 से बड़ा नहीं है। इसलिए ये सिस्टम आपका अनस्टेबल सिस्टम था। पहले तो मैंने आपको जनरल तरीके से बताया था, रूट्स निकाल के चेक करें कि वो लाए कहां कर रहे हैं, राइट में कर रहे हैं, लेफ्ट में कर रहे हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आप सिर्फ एक कंडीशन चेक कर लो, सब कुछ चेक हो जाएगा। आए बात समझ में? चलो आगे चलते हैं अपन। ये हमने देख लिया था थर्ड ऑर्डर सिस्टम तक। अब बात थी कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम और सेकंड ऑर्डर सिस्टम तो हमेशा पॉजिटिव है जब ए बी सी पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन थर्ड ऑर्डर सिस्टम में कोई भी क्लेम नहीं किया जा सकता। ए बी सी डी पॉजिटिव होने के बावजूद मुझे एक कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, क्या, बी सी शुड ग्रेटर देन ए डी, बी सी शुड ग्रेटर देन ए डी। चलते हैं नेक्स्ट पे, जो अब मैं आपका लूंगा फोर्थ ऑर्डर सिस्टम। ये आएगा फोर्थ ऑर्डर सिस्टम, और फोर्थ ऑर्डर के साथ अब मैं आपको बोलूंगा कि जितने भी ऑर्डर अब आएंगे फोर्थ से अबव एंड अबव, वो सब इसी कंडीशंस पे सेटिस्फाई होने चाहिए। कहीं तो रुकूंगा, फर्स्ट ऑर्डर बता दिया, सेकंड बता दिया, थर्ड बता दिया, फोर्थ बता दिया, ऐसे तो बढ़ता ही जाऊंगा। ठीक है, तो फोर्थ ऑर्डर पे जो कंडीशन मैं निकालने वाला हूं, पुरानी वाली तो चेक करनी है, बीसी शुड ग्रेटर देन एडी तो चेक करनी है। एक और निकाल रहा हूं, ये दो कंडीशन अगर आपने चेक कर ली तो अब आप क्लेम कर सकते हो कि 4 या 4 से बड़े जितने भी ऑर्डर हैं उन सब पे मैं ये दो कंडीशन चेक करूंगा, फिर हम राउथ-हर्विट्ज टेबल के अकॉर्डिंग उसको कैलकुलेट करेंगे और बताएंगे कि ये स्टेबल है या अनस्टेबल है। इसको सॉल्व करने के लिए, समझने के लिए एग्जांपल ले लेता हूं, a s की पावर 4 प्लस बी एस क्यूब प्लस सी एस स्क्वायर प्लस डी एस एंड प्लस ई एस की पावर 0, जो कि लिखा नहीं जाता है, e इंटू एस की पावर 0 ही होता है यहाँ पे बेसिकली। अब ये मैंने बना दिया, चेक कर लो भाई। फर्स्ट आपकी नेसेसरी कंडीशन सारे पॉजिटिव हैं, यस, सारे प्रेजेंट हैं, यस। सफिशिएंट कंडीशन चेक कीजिए तो राउथ-हर्विट्ज टेबल बनानी है, उसके फर्स्ट कॉलम को चेक करना है, तो यहां पर आ जाएगा एस की पावर 4, एस क्यूब, एस स्क्वायर, एस की पावर 1 एंड एस की पावर 0। एस 4 से चालू करना है तो यहां पे ए लिखते हैं, बी ड्रॉप करो, सी लिखते हैं, डी ड्रॉप करो, ई लिखो, जितने हैं उतना चलना है। एस क्यूब से कौन है, बी है, सी ड्रॉप, डी है, ई ड्रॉप, एफ है ही नहीं, 0 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। एस स्क्वायर पे आ जाओ, एस स्क्वायर तो वही है, ये हो जाएगा आपका बी सी, या थोड़ा और आगे लिखूं मैं इसको, है ना, क्योंकि मेरे पास बड़ी बड़ी वैल्यू आने वाली है। ए के बाद मैं लूंगा सी, सी के बाद मैं लूंगा ई, बी के बाद मैं लूंगा डी, डी के बाद मैं लूंगा 0। हाँ, यहां आएगा बी सी माइनस ए डी अपॉन बी, फर्स्ट कॉलम में ये वैल्यू आ गई। यहां पर क्या वैल्यू आएगी, यहां पर आएगी बीई, बीई माइनस A0 अपॉन बी, ये तो कुछ है ही नहीं, बीई डिवाइड बाय बी, तो सिर्फ बच गया ई, इसको भी मैं शॉर्ट में सिर्फ लिख देता हूं ई। यहां जब 0 है तो आगे तो 0 आएगा, क्योंकि ये बी अब कहां मल्टीप्लाई होगा, इधर इस एलिमेंट से। अगर ये होता तो, नहीं है तो 0, तो यहां पर भी 0। ठीक, तो ये वही कंडीशन, बी सी शुड ग्रेटर देन एडी, यहां से एक कंडीशन निकलती है, क्या, बी सी शुड ग्रेटर देन एडी। ये तो मैं चेक करूंगा ही करूंगा, अब देख लिया तो चेक करना ही करना है। एस की पावर 1 सॉल्व करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो, अपॉन ये करो, तो देखते हैं क्या आता है। इसको यहीं सॉल्व कर लेता हूं, फिर रफ कर देंगे हम। ये है बी सी माइनस ए डी अपॉन बी इंटू
डी माइनस बीई अपॉन ये बड़ी वाली वैल्यू, ये हो जाएगा बी सी माइनस ए डी अपॉन बी। अब इतनी बड़ी वैल्यू लिखूं यहां पर, मैं इसको एक सिंबल मान लेता हूं, एक कोई भी चीज मान लेता हूं, सपोज मैं इसको मान लेता हूं z मान लिया, तो मैं यहां लिख देता हूं z। क्या लिख दिया? z। अब ये तो पॉजिटिव होना चाहिए था ना, बिल्कुल होना चाहिए था। ये z बहुत बड़ी वैल्यू है, आप मान के चलिए बहुत बड़ी वैल्यू है ये z, है ना। इसको भी मेरे को याद रखना है तो मैं वहां से कट करके यहां लिखता हूं इसको, है ना। ये हो जाएगा बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाय बी इंटू डी माइनस बीई अपॉन बी सी माइनस ए डी अपॉन बी। ये वैल्यू थी, उसको मैंने z मान लिया, z मान करके मैंने यहां पर लिख दिया जो मेरी नेक्स्ट जो टर्म थी उसमें। अब बात ये z पॉजिटिव होना चाहिए, मुझे तो कंडीशन निकालनी है ना, कंडीशन निकालते हैं। ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। जब ये ग्रेटर देन 0 है तो डिनोमिनेटर पार्ट का तो कोई मतलब ही नहीं है, 0 हो गया, कर दो 0। बचा क्या? ये बचा, ये बचा आपका बी सी माइनस ए डी अपॉन बी इंटू डी माइनस बीई इज ग्रेटर देन 0। ये बी एलसीएम ले लो तो क्या बचेगा? बी सी माइनस ए डी इंटू डी माइनस बी स्क्वायर ई इज ग्रेटर देन 0। बी चला गया अंदर। अब जो इक्वेशन बनी है यहां से, वो क्या इक्वेशन बनी है आपकी? वो इक्वेशन बनी है कि मैं इसको ग्रेटर देन 0 करना चाहता हूं। नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेता हूं मैं इसको, ये बहुत ज्यादा हॉच पॉच सा हो गया है, इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पर लेकर के चलता हूं, ठीक है। यहां से नेक्स्ट स्लाइड पे लेते हैं। ये वाली वैल्यू आप देख रहे हो, इसको मैं नेक्स्ट पे लेकर के जा रहा हूं। ये 0 कर दिया मैंने, ठीक है। बी सी माइनस ए डी अपॉन बी, ये है बी सी माइनस ए डी अपॉन बी इंटू डी माइनस बीई शुड ग्रेटर देन 0। डिनोमिनेटर पार्ट 0 हो गया था, एलसीएम ले लो, यहां पर क्या बचेगा? बी सी माइनस ए डी इंटू डी माइनस बी स्क्वायर ई इज ग्रेटर देन 0। जो एलसीएम था वो भी उसमें चला गया, इसको उधर भेज दीजिए तो क्या आएगा? बी सी माइनस ए डी इंटू डी इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर ई। डी के जो मल्टीप्लाई है वो भी उधर भेजिए तो बचेगा डी इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर ई अपॉन बी सी माइनस ए डी। तो एक इक्वेशन आपकी बन गई ये। अब आपको ये भी कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है, मतलब चेक करनी है, और एक कंडीशन थी आपकी बी सी शुड ग्रेटर देन ए डी। तो अब थर्ड ऑर्डर तक कोई भी फर्स्ट और सेकंड आएगा तो हमेशा पॉजिटिव स्टेबल, थर्ड आएगा तो ये चेक कर लेना है, फोर्थ या फोर्थ से अबव आ गया तो ये भी चेक करना है और ये भी चेक करना है। डी इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर ई अपॉन बी सी माइनस ए डी। आगे चलते हैं, जो मैं पीछे छोड़ करके आया हूं, ये z था, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या हो गई? ये निकालना है आपको, ये वाली टर्म निकालनी है। तो ये वाली टर्म, ये मल्टीप्लाई 0 माइनस ये मल्टीप्लाई 0 अपॉन दिस, तो मतलब ये हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 0, ठीक है। उसके बाद s की पावर 0 कैसे निकालेंगे? z इंटू ई माइनस 0, कोई मतलब नहीं, अपॉन z। तो यहां क्या बचेगा? ओनली e, ये हो गया 0, ये हो गया 0। अब ये e क्या है? वो e है, e ये रहा, e हमेशा पॉजिटिव है, मैंने आपको बोल रखा है a b c d e सब पॉजिटिव होंगे। तो मेरे को फोर्थ या फोर्थ से बड़ी वाली ऑर्डर की इक्वेशन में एक तो चेक करना है bc शुड ग्रेटर देन ad, जो मैंने यहां लिखा आपको bc शुड ग्रेटर देन ad, और एक मुझे चेक करना है d शुड ग्रेटर देन b स्क्वायर e अपॉन bc माइनस ad। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो मैं क्लेम कर सकता हूं कि ये सिस्टम आपका स्टेबल सिस्टम होगा। अब बात आती है कि राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया क्या यहां खत्म हो जाएगा? नहीं, राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया जब हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, उसमें हम ये देखेंगे कि राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया करने में डिफिकल्टीज क्या क्या आती हैं। ये तो अभी मैंने आपको जस्ट एक कंडीशंस बताई हैं कि सेटिस्फाई कंडीशन चेक करने के लिए आपको दो तो करनी है नेसेसरी कंडीशन जिसमें सारे पॉजिटिव होंगे, सारे कोफिशिएंट प्रेजेंट होंगे। दो करनी है आपको सफिशिएंट कंडीशन जो बोलता है कि राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया बना लो, उसका फर्स्ट कॉलम हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, और अगर कोई नेगेटिव साइन आ गया तो साइन चेंजेस इज इक्वल्स टू होता है कि राइट हैंड साइड में वो सारे के सारे सिस्टम जो पोल्स हैं वो आ गए हैं। उसके अलावा थर्ड ऑर्डर से लेकर के आप जब भी आगे बढ़ेंगे तो आपको ये दो सफिशिएंट कंडीशंस हैं, इसको सेटिस्फाई कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज आप वहीं पे क्लेम कर देना कि ये अनस्टेबल सिस्टम होगा, स्टेबल तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो वो है बीसी शुड ग्रेटर देन एडी, और एक है डी इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर ई अपॉन बीसी माइनस एडी। ठीक है, चलिए इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और फिर आगे इसको कंक्लूड करेंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया सॉल्व करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। यहां पर मैं देख रहा हूं 4 3 2 1 एंड 0 सब प्रेजेंट हैं, सब पॉजिटिव हैं। और राउथ हर्विट्ज टेबल बनाने से पहले मैं चेक कर लेता हूं दो कंडीशन, क्या? BC शुड ग्रेटर देन AD एंड D इज ग्रेटर देन B स्क्वायर E अपॉन BC माइनस AD। ये सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं?
बी सी मतलब 2 into 2 should greater than AD 1 and 10 1 into 10 that means 4 is greater than 10 है नहीं है तो सेटिस्फाई नहीं करी तो मैं यहाँ क्लेम कर दूंगा ये सिस्टम अनस्टेबल है। सेकंड कंडीशन चेक करो तो ओके, नहीं करो तो आपकी एक कंडीशन भी अगर अनसेटिस्फाइड हो जाएगी तो आप अनस्टेबल उसको क्लेम कर देंगे। सेकंड पे आइए, BC 6 शुड ग्रेटर देन AD 1 into 5 हो गई ये तो सेटिस्फाई। नेक्स्ट चेक करते हैं, D मीन्स 5 शुड ग्रेटर देन बी स्क्वायर क्या है 9 मतलब 3 का स्क्वायर लिख देते हैं चलो ठीक है, इंटू D मतलब 10 अपॉन BC माइनस AD, BC 6 माइनस AD 5 6 माइनस 5 दैट मीन्स 1। तो क्या आपका 5 बड़ा है 9 इंटू 10 90 अपॉन 1 से? नहीं, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हुई। तो ये आपका ये सिस्टम भी क्या है अनस्टेबल है। आप इसमें राउथ-हर्विट्ज टेबल बनाए या नहीं बनाए आप ऐसा चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इसको चेक करते हैं, BC 11 इंटू 6 66 शुड ग्रेटर देन AD 6 इंटू 1 हो गई सेटिस्फाई। D 6 शुड ग्रेटर देन B स्क्वायर, B मीन्स 36 इंटू E मीन्स 5 अपॉन BC माइनस AD 66 माइनस AD 6। तो ये देखिए क्या ऐसा है क्या, 6 शुड ग्रेटर देन 36 इंटू 5 180 डिवाइडेड बाय 60 तो ये हो जाएगा 6 शुड ग्रेटर देन 3 बिल्कुल है। यहां पर इस कंडीशन में दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं तो आप यहां पर क्लेम कर सकते हैं कि ये सिस्टम स्टेबल सिस्टम हो सकता है या है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा किसी भी सिस्टम में जब आपको ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है किसी भी सिस्टम का, उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दी हुई है तो आप कैसे पता चलाएंगे कि वो सिस्टम आपका स्टेबल सिस्टम है या अनस्टेबल सिस्टम है। उसके लिए मैंने आपको बहुत सारी चीजें और बहुत सारे एग्जांपल्स आज करा दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया के बारे में कि किस तरीके से उसे हम सॉल्व करते हैं, कोई डिफिकल्टीज अगर उसके अंदर आती हैं तो किस तरीके की डिफिकल्टीज आती हैं और क्या क्या न्यूमेरिकल्स उस पर पॉसिबल बन सकते हैं जो हम यहाँ पर चेक करेंगे, ठीक है। तो ये आज तक के लिए इतना ही, थैंक यू।